बीए तृतीय वर्ष, विषय हिंदी साहित्य, द्वितीय प्रश्न पत्र। हम हिंदी साहित्य के इतिहास पर एक नज़र डालते हैं कि हिंदी साहित्य का विकास किन किन कालक्रमों से गुजरता हुआ वर्तमान स्थिति तक पहुंचा है। तो हिंदी साहित्य के इतिहास को हम मुख्यतः 4 प्रमुख भागों में बांटते हैं: आदिकाल, पूर्व मध्यकाल, उत्तर मध्यकाल और आधुनिक काल। यह एक मोटा विभाजन है, अर्थात इसके अंतर्गत और वर्गीकरण संभव है। आदिकाल जो है, इसे हम सिद्ध साहित्य, नाथ साहित्य और जैन साहित्य, रासो साहित्य और कुछ ऐसे साहित्य जो धार्मिक भी नहीं थे और राजाओं के संरक्षण में भी नहीं लिखे गए थे, अर्थात हम उसे धर्मनिरपेक्ष साहित्य भी कह सकते हैं। उसके अंतर्गत हम अमीर खुसरो, हेमचंद्र, इन सब रचनाकारों को पढ़ते हैं। फिर इसके बाद आता है पूर्व मध्यकाल, जिसे हम भक्ति काल के नाम से जानते हैं। भक्ति काल का जैसे हम पहले भी चर्चा कर चुके हैं, यह 2 प्रमुख धाराओं में विभाजित था: निर्गुण काव्य धारा और सगुण काव्य धारा। फिर निर्गुण काव्य धारा भी संत काव्य धारा और सूफी काव्य धारा में विभाजित रहता है। संत काव्य धारा में ही हमारे कबीर जी का हम अध्ययन करते हैं और सूफी काव्य धारा में मलिक मोहम्मद जैसी मुख्य कवि हैं। उसी प्रकार सगुण काव्य धारा में राम भक्ति धारा और कृष्ण भक्ति धारा, यह प्रमुख धाराएं चल रही थी। और राम भक्ति धारा, जैसा नाम से ही स्पष्ट है कि इसमें राम की उपासना की जा रही है विष्णु के अवतार में। और कृष्ण भक्ति धारा, वह भी एक तरीके से हम भागवत धर्म से संबंधित कृष्ण भगवान की हम उपासना से संबंधित कविताएं देखते हैं। राम भक्ति धारा के प्रमुख कवि आप जानते ही हैं, तुलसीदास है, और कृष्ण भक्ति धारा में सूरदास जी हैं। उत्तर मध्यकाल आते हैं, जिसमें रीतिकाल प्रमुख है। रीतिकाल को नगेंद्र जी ने 2 प्रमुख धाराओं में विभाजित किया है: सिद्ध साहित्य और रीति मुक्त साहित्य। हम कह सकते हैं रीति से सिद्ध और रीति से मुक्त। यहाँ पर हमें रीति का अर्थ समझना होगा। रीति का एक अर्थ श्रृंगार काल तो होता ही है, श्रृंगार से संबंधित। दूसरा रीति का अर्थ होता है अनुसरण करना। हम सामान्य बोलचाल की भाषा में यह भी कहते हैं कि यह कैसी रीति चली आ रही है। तो रीति का अर्थ है अनुसरण करने वाली परंपरा को भी हम रीति कहते हैं। तो कुछ हमें पता है कि संस्कृत भाषा से ही भारतीय भाषाओं का विकास हुआ है, आर्य भाषाओं में। तो संस्कृत से जब विकास क्रम हो रहा है, तो हमें ध्यान रखना है कि बहुत जो ग्रामर से संबंधित, जो व्याकरण से संबंधित बहुत सारी बातें हैं, वो संस्कृत से हिंदी में आई हैं। तो पहले संस्कृत में जिस तरह की रचनाएं होती थी और जिसके अंतर्गत हम रस है, अलंकार है, वक्रोक्ति है, इस तरह से जो हम विषय का अध्ययन करते हैं, छंद है, तो उसके पश्चात हिंदी में उसका किस प्रकार से अनुसरण किया गया है। बस आपको यहाँ पर रीति का अर्थ अनुसरण भी ध्यान रखने की ज़रूरत है, तो आप इस बात को समझ पाएंगे कि यहाँ पर रीति काल का नाम क्यों पड़ा है। फिर आधुनिक काल, जैसा कि हमने पिछली क्लास में सेकेंड ईयर में भी हमने इन चीज़ों को देखा था, इसे मुख्य रूप से भारतेंदु युग, द्विवेदी युग, छायावाद, प्रगतिवाद, प्रयोगवाद और नई कविता एवं समकालीन कविता में विभाजित किया गया है। अब भारतेंदु युग हमें पता है भारतेंदु हरिश्चंद्र जी के नाम पर पड़ा है। द्विवेदी युग महावीर प्रसाद द्विवेदी जी जो हैं उनके नाम पर है। छायावाद, इसमें हम मुख्य रूप से वैसी कविताओं का अध्ययन करते हैं जिसमें उसका मूल अर्थ, जो शाब्दिक अर्थ है, उससे बहुत भिन्न जाकर पड़ता है। एक परिभाषा भी है, जब आत्मा की छाया परमात्मा पर और परमात्मा की छाया आत्मा पर पड़ती है, उसे छायावाद कहते हैं। अर्थात हम जो भी विषय पढ़ रहे हैं, उसका जो भी कविता पढ़ रहे हैं, उसका अर्थ जो है वह उसके भाव में ज़्यादा छिपा हुआ रहता है शब्दों की बजाय। तो वैसी कविता को हम छायावाद कहते हैं। प्रगतिवाद, जैसा नाम से थोड़ा स्पष्ट हो रहा है कि यह एक नई सोच के साथ आया है, जिसे हम प्रगति कहते हैं। अब प्रगति जो है वह हम कह सकते हैं कि प्रगतिशील तो कबीर भी थे, तो फिर आधुनिक काल में ही हम प्रगतिवाद क्यों पढ़ रहे हैं। प्रगतिशील तो तुलसीदास भी थे, सूरदास भी थे। बस हमें यहाँ यह समझने की आवश्यकता है कि यहाँ पर प्रगतिशील और प्रगतिवाद में थोड़ा सा अंतर है। यहाँ पर जो प्रगतिवाद है वह कार्ल मार्क्स, जिसका नाम आप सोशियोलॉजी और राजनीति विज्ञान विषयों में भी पढ़ते हैं, कार्ल मार्क्स की यह विचारधारा थी कि जो
उच्च वर्ग है, उच्च वर्ग कहने का मतलब जो बुर्जुआ वर्ग है वो और मध्यम वर्ग यह निम्न वर्ग का शोषण करते हैं। तो हमें ध्यान रखना है कि जो शोषक है, जो शोषण करने वाला है, उसके प्रति इसमें बैर की भावना दिखाई देगी, और जो शोषित है, जिसका शोषण हो रहा है, उसके प्रति इसमें सहानुभूति से संबंधित रचनाएं हमको दिखाई देंगी। मतलब यह कुल मिलाकर कह सकते हैं बहुत ही यथार्थवादी समय था हिंदी साहित्य में। इस समय देश काल की जो परिस्थितियां थी, भारत की जो राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक परिस्थितियां थी, इन सब का विवरण भी हमको साहित्य में देखने को मिलता है। उसी प्रकार प्रयोगवाद में मुख्य कवि अज्ञेय हैं। अज्ञेय जी का नाम आप प्रयोगवाद और नई कविता दोनों में पढ़ेंगे। प्रयोग का संबंध है कि यहाँ पर अब नए प्रयोग किए जा रहे हैं। आप यहाँ पर जो प्रयोग शब्द है वह चित्रकला से आया है, इसे हम विज्ञान वाला प्रयोग नहीं समझेंगे, लेकिन फिर भी हमें ध्यान रखना है कि प्रयोग का अर्थ है कुछ नई चीज़ों से एक्सपेरिमेंट करना कह सकते हैं। तो हम इन सब जो छंद चले आ रहे हैं, जो उपमान चले आ रहे हैं, जैसे हमेशा यह कहना कि नायिका जो है वह चांद जैसी दिखाई देती है, तो इस तरह से उपमान जो हम देते हैं वह अब कहीं ना कहीं पुराने हो चुके हैं और हमें नए उपमानों की ज़रूरत है, ताकि हमारी कविता में कुछ ताजगी बनी रहे, कुछ नयापन रहे। नई कविता का जो समय है वो आज़ादी के बाद का है, और हमें ध्यान रखना है कि इस समय देश आज़ाद हो चुका था और आधुनिक काल में जो विभिन्न प्रकार की कविताओं का समावेश होगा वो नई कविताओं में आएगा। और 1960 के पश्चात से समकालीन कविता का समय शुरू होता है। समकालीन कविता जो अभी तक चली आ रही है उस समय तक को भी कवर कर लेती है। तो इस तरह से हिंदी साहित्य के इतिहास का एक वर्गीकरण आपके समक्ष प्रस्तुत किया गया था। यह आपके अध्ययन में काफ़ी महत्वपूर्ण साबित होगा। आप इसको कुछ प्रमुख शब्द हैं उनके अर्थों को जरूर समझने का प्रयास कीजिएगा। ओके।